नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात होगी साइबर अपराधों की। समय के साथ जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे भारत आधुनिक होता जा रहा है, वैसे वैसे इस देश में अपराध के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। साइबर अपराध उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी निकलकर हमारे देश में पिछले कुछ समय से आ रहा है और कई मामले जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जहां पर हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, वो तमाम बातें भी जो है, वो तमाम घटनाएं भी जो है कई बार हमारे साथ या हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। किस तरीके की वो घटनाएं हैं शायद उनको हम भी नहीं जानते हैं। जब हमारे साथ वो घट जाती हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और फिर हमें यह भी नहीं पता होता है कि हमें कहां जाना है, हमें किससे शिकायत करनी है। हम अपने संबंधी आसपास जो पुलिस थाना होता है वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर हमें पता चलता है कि एक साइबर थाना ही अलग है हमारे शहर में, साइबर पुलिस एक अलग है, पूरा एक तंत्र एक अलग है हमारे शहर में जहां पर इसको डील किया जाता है। फिर हम धीरे धीरे उससे जुड़ते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज इस कार्यक्रम को हम आपके सामने लेकर आए हैं और कैसे बदलते दौर में साइबर अपराधों को हमें जानना है, कैसे बदलते दौर में हमें इनसे बचना है, इस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आइए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ अमित कुमार जी हैं, आप डीसीपी साइबर क्राइम है भोपाल। अमित कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए सर। और सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपके लिए तो रोज इन मामलों से आप डील करते हैं सर। एक आम दर्शक, एक आम व्यक्ति जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं या जो मेरा दर्शक आपके सामने जो आपको इस वक्त सुन रहा है सर, उसको शायद नहीं पता है कि साइबर अपराध किन किन जगहों तक अब पहुंच चुका है, कहां किन किन मामलों में साइबर अपराध हो रहे हैं और आए दिन कुछ घटनाएं हमारे साथ या हमारे आसपास में घट जा रही हैं जिनकी वजह से हमें बाद में पता चल रहा है कि हमारे कहीं पैसे निकाल लिए गए हैं अकाउंट से, तो कहीं कुछ और दुर्घटना हमारे साथ हो चुकी है। सर, सबसे पहले तो इस बदलते भारत में, बदलते इस दौर में, बदलते इस समाज में आखिर कौन कौन से वो अपराध हैं जो साइबर अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं और आए दिन बड़े आम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, दरअसल साइबर अपराध जो भारत में अभी जो है जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, स्पेशली जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इंडिया में बढ़ा है उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी सबसे पहले 2013 के 14 के लगभग में एटीएम स्वैप्स के जो है केसेज आते थे। वो व्यक्ति जो एटीएम चलाना नहीं जानता था उसकी स्वैपिंग हो जाती थी और उसके एटीएम से पैसे निकल जाते थे। आजकल यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस है, यूपीआई के जो सिस्टम है, उसको यूज करते हुए कई ऐप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है या फिर अन्य कई ऐप्स है, भीम है, उस पे लोगों का जो है मैक्सिमम प्रेजेंस रहता है। उसको यूज करके लिंक फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, एक्सटॉर्शन के केसेज, ये सभी सोशल इंजीनियरिंग के फ्रॉड्स में आते हैं और अराउंड 95% केसेज अभी फ्रॉड के जो आ रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड के हैं। साथ ही साथ आज जो हमारे नागरिक हैं कई सोशल मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उस पर एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एक्टिव हैं और इनके ईमेल पर लिंक भेज करके कई इन अकाउंट्स को भी हैक कर लिया जाता है और हैक करने के उपरांत भी जो है इन पे बिटकॉइन या बाकी नेगेटिव जो भी मतलब मैसेजेस हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। और जो लास्ट टाइप की जो साइबर अपराध हैं वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश के हैं उन पे अटैक्स होते हैं। तो ये मल्टीपल गैमेट्स हैं साइबर अपराध के जो कि इस देश में अभी देखने को मिल रहे हैं। सर, एक आम जनता को किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो आपने बताया कि ये अपराध देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। हमारे पास एक मैसेज आता है और हम उस मैसेज के मुताबिक रिएक्ट करने शुरू कर देते हैं, या फिर कोई फ़ोन आता है और उस फ़ोन के मुताबिक हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सामने वाले की बात हम बिना जाने बिना समझे हम वो जो बोल रहा होता है वो डिटेल्स उसको देना शुरू कर देते हैं। एक आम व्यक्ति को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसके साथ ऐसी घटनाएं, साइबर अपराध जैसी घटनाएं ना हो? बिल्कुल, दरअसल एक आम नागरिक को ये समझना होगा कि आजकल साइबर अपराध जो बढ़े हैं उस पे उनके पास एसएमएस रेगुलरली आते हैं। एसएमएस पे कई बार लिंक्स दिखते हैं और ये ध्यान देना होगा कि डर से, भय से कई बार सबसे पहले तो उन्हें डराया जाता है कि आपका केवाईसी अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का जब भी कोई मैसेज आता है तो वो पैनिक ना करें और तत्काल जो है अपने ऑथराइज्ड बैंक को, कस्टमर को जो ब्रांच है उसको सब टच करे जाकर के। फिजिकल टच करना ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आजकल गूगल पर सारे कई कस्टमर केयर के नंबर जो है वो फ्रॉड होते हैं।
तो जब वो कस्टमर केयर के नंबर सर्च करते हैं तो वो फ्रॉड नंबर्स पे ही कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे में जब भी आपके पास ऐसा मैसेज आए तो आप तत्काल अपने नजदीकी ब्रांच में जाएं और वहां पे संपर्क करें। दूसरा ही उनके साथ साथ कई बार अगर लिंक पे आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है कोई लिमिट है और हम आपकी लिमिट को बढ़ा देंगे, फ्री में बढ़ा देंगे, या आपके पास जो है कस्टम्स से हम कॉल कर रहे हैं और आपके पास फ्री के कुछ लाखों रुपए के गिफ्ट आए हम आपको दे देंगे, तो इस तरीके के मैसेजेस से भी जो है रजिस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है डर को, भय को और लालच से जो है बचें। सर एक चीज और, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये तो वो बात हो गई कि किसी ने हमसे फोन पे या मैसेज के जरिए कुछ डिटेल्स मांगी और हमने उसको दे दी। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास रखे हुए हैं, लेकिन हो सकता है हमारा कोई जानने वाला या हमारे आसपास में किसी कहीं हमारे गिर गए या चोरी हो गए और उसने उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे केसेस में क्या कोई सजा का प्रावधान भी है, या फिर ऐसे केसेस में जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया गया है वो कैसे उसकी जानकारी दे सकता है, वो कैसे बच सकता है? बिल्कुल, इन केसेस में जो भी व्यक्ति होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स का जो है इस तरीके से फ्रॉडुलेंट यूज होता है, इसके लिए सजा का प्रावधान है आईपीसी के 419, 420 और इसके अलावा 66C, 66D IT एक्ट जो है ये प्रावधान है, इसके तहत जो है सजा इनको दी जाती है। जो भी व्यक्ति उनको नॉलेज होता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साइट पर ये आपको एक लिंक है जिसमें आप यू देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर का कहीं और उपयोग हो रहा है कि नहीं, एक तो ये तरीका है चेक करने का। साथ ही साथ अगर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स का जो है मिसयूज हो रहा है तो हमारे पास शिकायतें आई हैं जिसमें आप नजदीकी अपने थाने में या साइबर क्राइम थाना में जाकर के शिकायत करें, वो तत्काल हम जो है शिकायत को टेक ओवर करते हैं और नेसेसरी एक्शंस करते हैं। सर लेकिन ये तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि कई सरकारी एप्लीकेशंस भी हैं जिसमें चीज़ें कहीं ईज ऑफ लिविंग पर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन पे प्रक्रियाओं पे सरकार इस वक्त काम कर रही है। हाल में हमने देखा है पेंशन को लेकर एक बड़ा एक सरकार ने एक तंत्र बनाया है कि जो पेंशन भोगी हैं, जो उम्र जिनकी हो गई है 60 साल से ज़्यादा, उन्हें बार बार अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो है बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक एप्लीकेशन है, उसमें अपने आप को ऑथेंटिफाई करेंगे और अपनी उनकी पेंशन जो है वो जारी रहेगी। लेकिन पेंशन को लेकर भी इस बार कई सारे हाल के दिनों में बड़े फ्रॉड सामने निकल कर आए हैं। सर वो लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा सूचना तकनीक नहीं जानते हैं, मोबाइल चलाना बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और वो किस तरीके से बच सकते हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये दिस इज द नीड ऑफ द टाइम्स कि मतलब जो है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है और जो नेसेसिटीज हैं हमारे, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आगे आ रही है डिजिटल एम्पावरमेंट को लेकर के, पेंशन के लिए भी ऐप निकाले जा रहे हैं और कई तरह के ऐप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल साक्षरता जो है ये जो है इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा डेली लाइफ्स में। इसके लिए पेपर के माध्यम से भी जो है डिजिटल साक्षरता के कई जो है आर्टिकल्स आते रहते हैं। साथ ही साथ वो जो ऐप्स हैं उस पर भी जो है अगर आप देखेंगे तो डिजिटल साक्षरता के कई जो है कोटेशंस उनके डेली जो है वो आते रहते हैं, तो लोग जो है उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो नए युग के जो भी मतलब जो है युवा हैं जो उनके आसपास में है उनसे भी वो मदद ले सकते हैं। मगर ये जो है एक रियलिटी है कि जिस तरीके से डिजिटल साक्षरता आ रही है, डिजिटल एम्पावरमेंट की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो ये जो है हमें जो है इसको लेकर के अवेयर होना होगा। लेकिन सर क्या ये माने कि जब तक हम खुद अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम खुद अपनी सूचनाएं सामने वाले को नहीं देंगे, तब तक हमारे साथ अपराध नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल ये बात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब तक हम अपनी सूचनाएं ना दें तब तक जो है हमारे साथ अपराध नहीं हो सकता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस कि अगर जो है डेटाबेस ही हैक हो गया हो। तो कुछ केसेज आए हैं अभी जिसमें जो है डेटाबेसेस हैक होते हैं और डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। हमारे पास में कुछ केसेज आए थे जिसमें कि
एक ऑटोमोबाइल कंपनी का ऐप ही जो है कॉम्प्रोमाइज था और उस पे एक ऐसे वल्नरेबिलिटी थी जिसको लेकर के एक्सप्लॉइट उसको किया जा रहा था, मगर कुछ केसेस के बाद जो है वो डिटेक्ट हो जाती है और ऐसे कंपनी जो है उसको जो है तत्काल रोक लगा देती है। मगर 95% केसेस में जो है इस तरह से होता है कि मोर देन 95% केसेस इनफैक्ट कि आपको सूचना खुद ही आप देते हैं और बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस है जिसमें कि सूचनाएं कॉम्प्रोमाइज सर, होती हैं। अपराधियों की धरपकड़ का रेशो कितना है, परसेंटेज कितना है? क्योंकि अपराध तो सब हो गया, पुलिस के पास जो फरियादी है वो पहुंच भी गया और उसने अपनी बात, अपनी आवेदन पुलिस को दे भी दिया, लेकिन कितनी जल्दी या कितने जो है उसका एक डेटा हमारे सामने है कि हमने कितने अपराधों को सॉल्व कर दिया है और कितने त्वरित कार्रवाई कितनी जल्दी हमने की है? बिल्कुल, दरअसल अभी हमारे पास लगभग 4000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं लगभग 11 महीने में। उसमें हमने लगभग 1000 से ज्यादा जो भी सोशल मीडिया की शिकायतें थी उस पर जो है तत्काल कार्रवाई करके जो है उन फेक अकाउंट्स को बंद कराया था। बाकी हमने थानों को भी दिया था, थानों पर विवेचना हुई है और हमने लगभग 70 से 80 केसेस में 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स पकड़े हैं। सभी क्रिमिनल्स जो है देश से बाहर के हैं और जो फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड में लगभग हमने 1.5 करोड़ रुपए जो है वापस भी कराए हैं। तो इस पे जो है रेगुलरली हमारा प्रयास चलता रहता है और ज्यादा से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करने का जो है हमारा अभियान है जो कि चलता रहता है। सर, एक बड़ी और समस्या है, एटीएम क्लोनिंग बड़ी ज्यादा हो रही है, डेबिट कार्ड की क्लोनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों के पास अचानक मैसेजेस आते हैं और उनको समझ नहीं आता वो पैसा कहाँ से निकल गया, फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उनका एटीएम क्लोन था। तो सर, यहाँ जो गलती होती है वो व्यक्ति की नहीं है, उसके पास सुविधा है, एटीएम उसके पास में होगा, वो जाएगा अपना एटीएम कार्ड यूज करेगा और पैसा निकालेगा। लेकिन जब ऐसे अपराध उसके साथ घट जाए उस दौरान उसको पता तभी चल पाएगा जब उसका पैसा कट जाएगा और वो नहीं निकाल रहा होगा उस समय। कई मामलों में ऐसा होता है कि उसको शायद पता भी देर से चल पाता है। ऐसे मामले में वो क्या कोई इंडिकेशन है जिससे उसको पता चल सके? दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का सर्कुलर है कि अगर कस्टमर की कोई भी गलती नहीं है तो वो बैंक ओम्बड्समैन के समक्ष जो है बैंक डिस्प्यूट फॉर्म जो है रेज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी एटीएम क्लोन हो गई हो, यूजुअली एटीएम क्लोन करने के लिए एटीएम में जो है एक छोटी सी मशीन को जो है वो लगाते हैं और कीपैड के जो भी पिन्स हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नेटिक जो है, फिर जो है एक एम्प्टी एटीएम पर उसकी जो है क्लोनिंग होती है। तो जब भी ऐसे किसी भी फरियादी के साथ या किसी भी नागरिक के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो, आप रेगुलरली अपने अकाउंट्स को चेक करते रहें। वो दैट वुड बी वन एडवाइस जो कि मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो तत्काल आप जो है बैंक, जब भी आपको पता चले, आप बैंक के समक्ष एक बैंक डिस्प्यूट फॉर्म रेज करें और ओम्बड्समैन जो है आपकी कंप्लेंट को लेंगे और ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो पैसे फिर जो है बैंक के द्वारा जो है वापस कर दिए जाते हैं। सर, एक चीज और आजकल बड़ी एक आम बात यह है कि फोन कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं घरों में, लैंडलाइन पर नंबर के फोन कॉल आते हैं जब उनको पता होता है कि घर में कोई समझदार व्यक्ति या फिर बच्चे या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को समझ सके। जब घर में महिलाएं अकेली हैं या फिर बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको नहीं पता होता है कि समाज में, सोसाइटी में क्या चल रहा होता है, इस तरीके के साइबर फ्रॉड भी हैं, वो कंटिन्यूसली उसी समय पर फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगा के कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं। और ये कुछ मोबाइल नंबर्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, कई जो अपराधी हैं उन लोगों ने। सर, ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए भी कभी कुछ अभियान चलाने की कोशिश की जाती है? दरअसल हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है लोगों की। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मल्टीपल लेवल पे प्रयास रहता है। पहला रहता है कि हम उन मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक कराएं। तो हमने कई मोबाइल नंबर्स, लगभग 2000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स हमने ब्लॉक कराए हैं जिनसे जो है फ्रॉड होते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट करने होने के बाद हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे उसको जो है एस्केलेट करते हैं और एस्केलेट करने के बाद जो कंसर्न स्टेट्स हैं वो उन पे जो है एक्शन लेते हैं, उस पे जो है कंप्लायंस रिपोर्ट आती है। और थर्ड पॉइंट ये रहता है कि जब हमारे पास एफआईआर कंप्लेन होती है तो हम उस पे एफआईआर करने के बाद उनकी धरपकड़ के जो है उस पे जो है आगे जो है कार्रवाई जो है की जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजरल स्टेप्स है जो कि हम फॉलो करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल जो है वर्चुअल नंबर और स्पूफ नंबर से भी कॉल आने लगे हैं और स्पेशली दोपहर के समय में या तो कॉल आते हैं या फिर बिल्कुल रात में आते हैं या फिर सैटरडे संडे के समय में आते हैं। तो इसको देखना होता है कि हम अपने परिवारजनों को जागरूक करें। सर, यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, क्योंकि ये कॉल्स कई बार या कोई भी फ्रॉड कई बार जो होता है वो अंतर्राज्यीय होता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहा है, या फिर महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये अंतर्राज्यीय भी है। तो कोऑर्डिनेशन राज्यों के साथ आप लोगों का कैसे होता है और ये इसको ट्रेस करना, इसको ट्रैक करना और उस अपराधी तक पहुँचना, उस नंबर को ट्रैक करना, ये कैसे हो पाता है?
दरअसल MHA की एक काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव रही है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की, जिसपे सभी स्टेट्स अपने अपने अपराधों की जो है अपलोड करते हैं। और इसके अलावा एक JCIT का मैकेनिज्म है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन होती है इन्वेस्टिगेटिव टीम्स की। और जब भी हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम अपने मैटर को एस्केलेट करते हैं। JCIT जो वहाँ पे SP साइबर होते हैं जिस स्टेट के, उनके पास वो मैटर जाता है और फिर वहाँ से जो है मेरे को साइड जो भी मतलब हेल्प है वो मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये अच्छे मैकेनिज्म्स अभी हैं, अभी और भी इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। और अभी साथ ही साथ जो है अपने अनऑफिशियल तौर पे, इनफॉर्मल तौर पे हम अपने जो IPS ऑफिसर्स होते हैं जो दूसरे कार्डर में होते हैं उनसे भी बात करते हैं, तो एक तरीके से हेल्प मदद मिल जाती है और अपराधियों की धरपकड़ हो जाती है। सर कोई समय अवधि भी कुछ तय है क्या साइबर क्राइम की अगर बात की जाए पुलिस की, कि इन अपराधों को कितने समय अवधि में हमें पूरा करना है या सॉल्व करना है? दरअसल शिकायत को लेकर के एक बहुत ही क्लियर CRPC का ये है प्रोविजन है कि कोई भी शिकायत अगर इसमें जो है संज्ञेय अपराध हुआ हो तो उसमें FIR करनी होती है। रेगुलरली हमें 15 दिवस के अंदर जो है उस पर रिपोर्ट देनी होती है। साइबर अपराधों को लेकर के समस्या ये रहती है कि अंतर्राज्यीय अपराधी रहते हैं, तो और नंबर्स जैसे ही कई बार कॉल होते हैं तो तत्काल फिर वो ऑफ हो जाते हैं। अकाउंट्स जो होते हैं शेल अकाउंट्स होते हैं, तो जैसे ही किसी भी शिकायत पे हमें जो है सूचना मिलती है, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तत्काल हम जो है उस पर अपनी टीम को रवाना करते हैं दूसरे राज्यों में और उनकी धरपकड़ करते हैं। सर कई बार अपराध नहीं घटा है लेकिन कोई व्यक्ति है उसका डेटा क्लोन हो गया है, उसका ईमेल हैक हो गया है, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हो गया है, ऐसे समय में क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? सबसे पहला सवाल तो ये। और किसी व्यक्ति को अगर लग रहा है, मान लीजिए मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है या मेरा कोई ईमेल हैक हो चुका है, तो क्या वो मेरे साथ अपराध हो गया है इस बात को मैं मान लूं और मैं आपके पास आ सकता हूं और उस बात की शिकायत कर सकता हूं? बिल्कुल। किसी भी अकाउंट की हैकिंग जो है उसकी डिजिटल सिग्नेचर जो है कंप्लीट जो यूनिक सिग्नेचर है उसकी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना उसको कहते हैं। और बिल्कुल इस पे FIR हम करते हैं। FIR होना फॉर एग्जांपल एक कई है WhatsApp DP बदलना, उसको लेकर के भी जो है हम जो है FIR करते हैं। 66 CIT एक्ट के तहत जो अपराध हम करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी की अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होती है कोई दूसरे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उस पर भी हम जो है अपराध दर्ज करते हैं। और अपराध दर्ज करने के बाद जो है उनके जो है गिरफ्तारी के जो है प्रयास किए जाते हैं। इसलिए मैं नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कोई भी सोशल मीडिया फ्रॉड अगर उनके साथ हो तो तत्काल हमारे पास आए और हम जो है उसका जो है फिर उसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं। सर क्या कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जहां पर लोग अपनी छोटी छोटी जानकारियां वहां पर शेयर कर रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, वो कहीं डिनर पे गए हैं तो वो फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, वो कहीं पे घूमने गए हैं तो वहाँ की फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। और फिर उनके साथ खासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ अगर मैं बात करूँ, लड़कियों के साथ अगर बात करूँ तो इस तरह के अपराध ज़्यादा उनके साथ घटने तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या कहेंगे उनको कि कैसे उनकी सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखें और कैसे वो उन चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट पे कई प्राइवेसी के जो है सेटिंग्स होते हैं, आपको जो है उन्हें ध्यान देना होगा कि प्राइवेसी सेटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिवेट करके रखें, विजिबिलिटी जो है अपने फ्रेंड्स तक ही रखें और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है सोशल मीडिया पर डालने से थोड़ा बचें, क्योंकि उससे जो है आपकी कंप्लीट एक जो है प्रोफाइल बनती है। और उसके साथ इनफैक्ट कई शिकायतें हमारे पास आई जिसमें कि व्यक्ति को कॉल होता है कि आपके रिलेटिव जो है वो हॉस्पिटल में है, आप हमें पैसे दे दें, और पूरे रिलेटिव की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ये इन्हें पूरा कन्विंस कर लिया जाता है विक्टिम को कि हाँ ये हमारे रिलेटिव की तरफ से ही बोल रहे हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी पूरी सोशल मीडिया को, पूरी जिंदगी को जो सोशल मीडिया पे लाते हैं तो प्रोफाइल जो भी पढ़ रहा होता है उसको एक जो है जानकारी लगती है। तो आप उसकी विजिबिलिटी को चेंज करें, साथ ही साथ आप जो है प्राइवेसी सेटिंग्स को भी चेक करें और कभी भी ऐसे फ्रॉड होने पे तत्काल जो है साइबर क्राइम ब्रांच को जो है कांटेक्ट करें। सर एल्गोरिदम का एक बहुत बड़ा रोल इस समय हमारे समाज में चल रहा है और डेटा कलेक्शन, डेटा का तो एक बहुत बड़ा व्यापार हमारे दुनिया में, तो इस पूरी दुनिया में है। और ऐसे में हमने तो ये भी देखा है कि हम कोई भी चीज़, अगर ये मोबाइल है मेरा और मैं अगर इस मोबाइल की डिटेल्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कोई किसी भी जैसे कहें कि ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर अगर जाके मैं सर्च करता हूँ कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, तो उस मोबाइल के बारे में थोड़ी देर बाद मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो मेरी प्रोफाइल है उस पर शो होने लगता है। वो ये एक एल्गोरिदम के थ्रू होता है, ये हम सभी जानते हैं। और फिर उसके बाद कई सारे वेबसाइट्स आ जाती है हमारे सामने जिससे आप ये मोबाइल परचेज कर सकते हैं। और कई बार उसी वेबसाइट पर जाकर जब हम उसकी आकर्षक रेट्स देखते हैं, आकर्षक कीमतें देखते हैं कि ये बड़ा सस्ता वहाँ पर मिल रहा है, और फिर वहाँ हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल। दरअसल इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि डिजिटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप जैसे अपनी कोई भी एड
कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो कंसर्न जो वेबसाइट होता है वो आपको कुकीज जो है वो भेजता है, और वो कुकीज जो है वो आपके जो है ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली फिर जो है लिंकेजेस क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हम मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसे जो ब्राउजर्स का यूज करें जो कि आपकी ट्रैकिंग को जो है रोकता है। कुछ अच्छे ब्राउजर्स हैं जैसे ब्रेव है, या फिर आपको कुछ प्लगइन्स हैं फायरफॉक्स में। तो इस तरीके के डिजिटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और डिजिटल अवेयरनेस के बाद जो है आप बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी फ्रॉड कस्टमर केयर नंबर्स हैं। आप डोमिनोज सर्च करेंगे, डोमिनोज को पेमेंट करेंगे, आपको पिज्जा आएगा नहीं, और जैसे ही आप कस्टमर केयर सर्च करेंगे किसी डोमिनोज का, तो हो सकता है कि एक फ्रॉड नंबर जो है आपको दिख जाए। तो इस तरीके से आपको ये जो है हमेशा जो है सजग रहना होगा। सर, कैसे जागरूक किया जा रहा है, कैसे इसकी पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों के द्वारा बनाई जा रही है? क्योंकि शहरों में ही तो छोड़ दीजिए, जो अंचल हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, जहां लोगों ने मोबाइल चलाना भी हाल के कुछ दिनों में सीखा है, या उनको पता नहीं है कुकीज़ क्या होती हैं, क्या जानकारियां उनको देनी है, क्या नहीं देनी है, उनको जागरूक करने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं? दरअसल हमारे द्वारा हर दिन जो है मीडिया में जो है वो जो भी इवॉल्विंग साइबर क्राइम होते हैं उनको जो है हमारे द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो भी व्यक्ति है जो इसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रहती है उनसे आप मदद लें। और फ्रॉड होने पे 2 नंबर्स हैं, एक 1930 को जरूर कॉल करें, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चलता है। और भोपाल में हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9479990636। और अगर कोई फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो आप भोपाल के इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन आवर का एक कंसेप्ट होता है। अगर आप 1 घंटे के अंदर जो है इन नंबर्स पे कॉल कर देते हैं तो कितने होते हैं गोल्डन आवर? 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है अगर आप कॉल कर लेते हैं फ्रॉड होने के बाद, तो 80% केसेस में जो है हम पैसे जो है वापस करा पाते हैं। और जितना आप लेट करते जाते हैं कॉल करने में, उतना जो है प्रोबेबिलिटी आपके पैसे वापस होने की कम होती जाती है। इनफैक्ट हमने जो है 5-6 घंटे तक भी जो है हमने देखा है कि पैसे हमने वापस 100% कराए। लेकिन वो जो गोल्डन आवर है 1 घंटे का, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप 1 घंटे के अंदर हमें कॉल कर देते हैं 9479990636 पे या 1930 पे, तो कई ज्यादा चांस है कि आप तो हम 90% से ज्यादा पैसे आपके जो है वापस करा पाते हैं। सर, कई बार ये नंबर लोगों को याद नहीं रहता है। बिल्कुल। तो क्या मध्य प्रदेश के सभी जिले हैं वहां पर साइबर अपराध की कोई शाखा है, होती होगी या काम करती है, या सिर्फ भोपाल या कुछ जिलों में ही है? अभी हर एसपी के अंदर जो है एक साइबर अपराध की जो है शाखा डेडिकेटेड रूप से काम करती है। और इसमें जो है भोपाल में डेडिकेटेड एक वर्कफोर्स है। हमारे पास 70 से ज्यादा लोग हैं जो डेडिकेटेड वर्कफोर्स सिर्फ साइबर पे काम कर रहे हैं। इंदौर में भी इस तरह का एक अरेंजमेंट है। लेकिन बाकी जिलों में छोटे छोटे सेल्स हैं जो कि हर एसपी के अंदर बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही साइबर फ्रॉड हो तो तत्काल लोकल थाने में वो संपर्क करेंगे। और 1930 ऑल ओवर इंडिया का ये नंबर है। अगर इस पे कॉल करके अपनी जो है कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे और वो गोल्डन आवर के अंदर करते हैं तो तत्काल पैसे वापस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सर, क्या ये माने कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कॉल आया, या मेरे पास कोई कॉल आया, उसने मुझसे कोई जानकारी ली और मैंने उसको दे दी, जो वो मुझसे मांग रहा है, मेरे साथ अपराध घट गया है, वो मेरे से अनजाने में हुआ है, लेकिन अपराध हो गया है, लेकिन अब उसमें क्या पुलिस मेरी मदद कर पाएगी? पुलिस मेरी मदद कर सकती है तब जब मैंने खुद अपनी तरफ से आगे बढ़कर उसको सारी डिटेल्स दी है, अपनी पूरी जानकारी दी है। ऐसे केसेस में क्या पुलिस मेरी मदद कर सकती है? बिल्कुल, पुलिस ऐसे केसेस में बिल्कुल मदद करती है, क्योंकि आपके साथ जो है एक तरह से धोखाधड़ी हुआ है। आप जो है आपको कंप्लीट जो है मिसगाइड करके जो है वो इन्फॉर्मेशंस ले ली गई है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाते हुए जो है वो आपको जो है मिसगाइड करता है। तो हम जो है तत्काल ऐसे केसेस में 419, 420 आईपीसी के और 66C, 66D आईटी एक्ट को लेकर के, या 67 और 67A आईटी एक्ट को लेकर के एफआईआर रजिस्टर करते हैं। और ऐसे केसेस में तत्काल एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो है हम आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास करते हैं। सर, समय के साथ जो अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं, उससे आप लोग कैसे अपडेट होते हैं? कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपके पास कोई ऐसे मामले आते होंगे, आप लोग भी आश्चर्य हो जाते होंगे कि अरे ये भी एक नई चीज आई है। बिल्कुल। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो न्यू दिल्ली में जो है संचालित होता है एमएचए के अंदर, और उसके अंदर जो है रिसर्च विंग्स हैं। तो उनके द्वारा भी हमारी रेगुलर ट्रेनिंग जो है कराई जाती रहती है। सभी स्टेट के जो है ऑफिसर्स हैं, स्पेशली आईपीएस ऑफिसर्स और स्टेट के ऑफिसर जो होते हैं साइबर के। इसके अलावा जो डेडिकेटेड टीम्स हमारी बनी है, वो भी हर दिन हम अपराध की समीक्षा करते हैं, शिकायतों की समीक्षा करते हैं। जो इवॉल्विंग पैटर्न्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसपे हम शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद जो है
सजेशंस लेते हैं और फिर जो है हम अपनी कैपेबिलिटी को जो है बढ़ाते हैं। सर एक और सवाल जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि कई बार लोग कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो स्प्रेड करते हैं जिससे कुछ धार्मिक भावनाएं आहत होना हो या जिससे कहीं कि उपद्रव करने की स्थिति पैदा होती है, धार्मिक जिससे कहीं कि उन्माद पैदा होता है, ऐसे लोगों पर भी क्या कभी मॉनिटर किया जाता है कि जो फॉल्स मैसेजेस, गलत मैसेजेस या उत्पाती मैसेजेस जो है वो सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं? बिल्कुल, इस तरीके के जो भी पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करते हैं, ऐसे सबसे पहला हमारा प्रयास रहता है कि हम उन जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो एक नोड्स हैं जैसे यूट्यूब के या इंस्टा के हैं जिससे वो स्प्रेड होता है उसको हम बंद कराते हैं। कंसर्न्ड जो भी सोशल मीडिया या फिर जो भी सर्वर्स होते हैं उससे बात करते हैं और फिर एफआईआर करने के बाद 153, 295, 505 आईपीसी के तहत हम एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के बाद उन अपराधियों की जो है या जो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी। सर मैं चाहूंगा एक बार और आप बता दें हमारे दर्शकों को कि अगर कोई साइबर फ्रॉड उनके साथ होता है तो वो कैसे पुलिस तक पहुंच सकते हैं, क्या वो नंबर्स हैं, कैसे वो जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी भी नागरिक के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहला काम वो करे कि अपने लोकल थाने में जाए, लोकल थाने में जाकर के जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करें। इसके अलावा 2 नंबर्स है जो मैं आप लोगों से जो है निवेदन करूंगा कि नोट कर लें। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है 1930 ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। आप जैसे ही कॉल करेंगे गोल्डन आवर के अंदर करें, आपके पैसे जो है फ्रॉड होने के बाद रुक जाते हैं। और भोपाल की हम हेल्पलाइन चलाते हैं 9479990636। मैं फिर से रिपीट करूंगा 9479990636। और फ्रॉड होने पे तत्काल पुलिस को संपर्क करें, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, पैसे वापस कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास करते हैं। तो ये वो तरीका है, ये तमाम वो नंबर्स जब सर बोल रहे थे स्क्रीन पर भी आपके सामने नीचे आ रहे थे वो नंबर्स। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और सबसे पहले अपने संबंधित थाना जो है, पुलिस थाना जो है वहां पहुंचिए, पुलिस की मदद लीजिए, वो भी आपको काफ़ी गाइड करेंगे और कोशिश करिए कि अपनी तरफ से वो कोई जानकारी आप किसी को, अनजान व्यक्ति को ना दीजिए जिससे आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हो सके। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही भी आपकी और हमारी सबकी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे लगता है कि आपकी बातों से जो हमारा दर्शक है उसको काफ़ी कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा कि वर्तमान में जिस तरीके से अपराध के नए तौर तरीके बदल रहे हैं उससे वो कैसे जूझ सके, उससे वो कैसे निपट सके, ये आपकी बातों से वो समझ पाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।